नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। खबर ये नहीं है कि विश्व बैंक ने कहा है कि अगले साल दुनिया में मंदी आने वाली है। खबर ये भी नहीं है कि उसने ये कहा है कि मंदी इसलिए आने वाली है क्योंकि पूरी दुनिया के जो बैंक हैं वो एक साथ, जितने सेंट्रल बैंक हैं वो एक साथ ब्याज बढ़ा रहे हैं। खबर ये भी नहीं है कि इस ब्याज बढ़ाने के कारण मंदी आने वाली है, बल्कि खबर ये है कि इन बैंकों के बीच में किस तरह के एक तालमेल की तरफ आरबीआई ने ध्यान बटाया है। समझने की कोशिश ये करनी है कि वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सा गाइडिंग फोर्स है, वो कौन सी नियंत्रक शक्ति है जो इन सबको एक साथ एक जैसा काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। और बात सिर्फ मंदी पे नहीं होगी, ब्याज दरों पे नहीं होगी, बहुत सारे आर्थिक फैसलों को मैं आपके सामने रखूँगा जो दुनिया भर में एक साथ हो रहे हैं। क्या है मामला, आज बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को समर्थन देना चाहते हैं। तो एक क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे स्कैन कर सकते हैं। एक थैंक्स बटन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक यूपीआई आईडी भी है। मैं भी हाजिर हुआ। विश्व बैंक का कहना है कि अगले साल तक मंदी आ जाएगी, और इसलिए आ जाएगी 2023 में मंदी क्योंकि पूरी दुनिया के जो बैंक हैं वो ब्याज बढ़ा रहे हैं। और ब्याज इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सब, उनको लगता है कि ब्याज बढ़ाने से वो महंगाई को नियंत्रित कर पाएंगे। और एक चीज़ वो और कह रहा है कि पिछले कई दशकों में, ये गौर करने वाली लाइन है, पिछले कई दशकों में ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये पहला मौका है कि इस तरह के तालमेल के साथ सारी दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक अपना ब्याज बढ़ा रहे हैं। तालमेल के साथ, सिंक्रोनस मैनर, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। दशकों के बीच में, कई दशकों के बीच में, यानी कई साल हो गए, 20-30 साल, 40 साल हो गए हैं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, भारत का आरबीआई हो, अमेरिका का हो या कहीं का भी हो, फेडरल रिजर्व जो है, वो सब मिलके ब्याज बढ़ाएं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये ब्याज बढ़ाने से महंगाई नियंत्रित नहीं होगी, आखिर में अगले साल मंदी आएगी ही आएगी। अब मैं आगे से इसको समझने की कोशिश करता हूँ। भाई, विश्व बैंक ये क्यों इशारा कर रहा है कि पूरे दुनिया के जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक मान लीजिए, वो एक साथ ब्याज बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। ये एक सवाल वो कर रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि ऐसा दशकों में नहीं हुआ। तो वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ इशारा कर रहा है, और वो इशारा बहुत कुछ बता रहा है। वर्ल्ड बैंक के इस बयान से एक बड़ा सवाल कौंधता है, एक बल्ब जलता है आपके दिमाग में कि इतने सारे बैंकों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है। वर्ल्ड बैंक के इस बयान से एक बल्ब जलता है, एक इशारा मिलता है कि इस दुनिया के सारे जो सेंट्रल बैंक हैं वो एक ही तरह से कैसे सोच रहे हैं, एक ही तरीके से काम क्यों कर रहे हैं, और एक साथ तालमेल के साथ ब्याज क्यों बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत में एक दौर वो भी आया था कि ब्याज को लगातार गिराया जा रहा था, और ये कहकर गिराया जा रहा था कि इससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ब्याज, महंगाई और जीडीपी का जो कनेक्शन है उसको समझने की ज़रूरत है, इससे आप आगे समझेंगे। देखिए, जब ब्याज महंगा होता है तो बाज़ार में पैसा महंगा आता है। ये एक आम धारणा है जीडीपी को लेकर और ब्याज को लेकर। जब बाज़ार में महंगा पैसा आता है तो लोग खरीदारी कम करते हैं, परचेजिंग कम करते हैं, और जब लोग परचेजिंग कम करते हैं तो माल कम बिकता है। जब माल कम बिकेगा तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और इस गणित के आधार पर कहा जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। यही हमको अर्थशास्त्र सिखाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब माल कम बनेगा,
क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो माल कम बनेगा, और जब माल कम बनेगा तो माल की कीमत बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा चीज़ें बनती हैं इस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद में, उतना ही चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब चीज़ें नहीं बिकती हैं तो जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने माल की लागत को वसूलने के लिए, ये अभी हमने हाल में देखा है, अपनी चीज़ की कीमतों को बढ़ा देती हैं। सस्ता होने के बजाय वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी फैक्ट्री का किराया उतना ही है, उसकी मशीनों का और उसके प्लांट पे जो उसने पैसा ब्याज पे उठाया है वो महंगा हो गया है, क्योंकि ब्याज महंगा हो गया है, और उसका जो प्रोडक्ट है उसकी लागत हर तरफ से बढ़ गई है। केवल रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही तो कम हुई है। अब आप जो 1 लाख उत्पाद बनते थे, 1 लाख पीस बनाती थी कोई कंपनी, अब उसके बन रहे हैं 50,000। तो 50,000 में ये कर्मचारियों की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट, ब्याज का खर्चा बढ़ ही गया, ये सब तो उतनी हो गई है। कब तक वो घाटा सहेगा? पहले कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देगा, लेकिन एक न्यूनतम संख्या तो चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए। तो आखिर में वो क्या करेगा? दाम बढ़ा देगा। तो ये जो ये माना जाता है क्लियर कट कि पैसे की सप्लाई हम रोक देंगे मार्केट में तो उससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और यही बात वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि महंगाई इससे नहीं घटेगी, चाहे कितना ब्याज दर कम कर लो। एक बात तो ये कह रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका दूसरा असर जीडीपी पर भी पड़ता है। कैसे पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ पैसा महंगा हो रहा है, यानी पैसा मुझे महंगा मिलेगा तो मैं कम पैसे खर्च करूंगा। ऊपर से इस मेरी परचेज ना करने के कारण चीज़ें महंगी हो रही हैं फैक्ट्री एंड पे। यह अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत है जो बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो जो फैक्ट्री एंड पे चीज़ें महंगी हो रही हैं वो और महंगी हो जाएंगी तो मैं और नहीं खरीदूंगा। मैं तो पहले ही पैसे कम होने के कारण नहीं खरीद रहा था। तो क्या होगा? कंपनियों का उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो पूरा जो देश भर की कंपनियों का कुल मिला के जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हो आप? जीडीपी कहते हो। तो वो जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी गिर जाएगी तो कुछ लोग बाहर आके सड़क पे चिल्लाना शुरू करेंगे, मंदी आ गई, मंदी आ गई, मंदी आ गई, मंदी आ गई। तो ये मंदी लाने वाला काम हो क्यों रहा है? पहला सवाल ये। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भैया आप अभी साफ साफ, मैं कितनी बार दोहराऊं कि आप कितना ब्याज बढ़ा दोगे, महंगाई कम नहीं होगी और अगले साल मंदी आ जाएगी। और ये सब काम सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा है, यानी सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं, वो हमारा आरबीआई हो, अमेरिका का फेड रिजर्व हो या कोई भी हो, ये मिल के काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये सब मिल के काम कर रहे हैं? तो इनके बीच में कोई एक सूत्र है, एक आपस में कोई एक चीज़ है जो इन सबको जोड़ती है। इन सब के बीच में या तो कोई संवाद है या कोई नियंत्रण है। अब ये बड़ा सवाल है कि इन सब के बीच में ऐसा ऐतिहासिक जो दशकों में नहीं हुआ वो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे कौन है, इसका सूत्रधार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। अब केवल ब्याज के मामले में ऐसा हुआ हो तो हम समझ लेते कि साहब ब्याज का मामला है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ कहता है कि जो फिनटेक कंपनियां हैं, यानी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, यानी जो इंटरनेट के ज़रिए वित्तीय कारोबार करते हैं, वो कंपनियां एक अर्थव्यवस्था को डुबो सकती हैं और ख़तरा हो सकता है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये जब बयान आता उसके साथ ही भारत में फिनटेक कंपनियों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हमारी सरकार उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। तरह तरह की कार्रवाई होती हैं, छापे होते हैं, उनके खातों की जांच होती है और यहाँ तक कि उनके खाते जब्त सील कर दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, किसी कंपनी के खाते जैसे सारा इंडिया था, अगर आप उसके खाते सील कर देंगे, जो कंपनी लेन देन पे ही चलती है, तो जिससे लिया है उसको देगी कैसे? पहली चीज़, यानी आपने सीधे ही कर दिया कंपनी को बंद। दूसरा, उसके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसका जो पूरा सेटअप है वो कैसे चलेगा? और यही फिनटेक कंपनियों ने सवाल उठाया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आईएमएफ के बोलते ही फिनटेक कंपनियों पे क्रैकडाउन क्यों शुरू हो जाता है और कई जगह क्यों शुरू हो जाता है?
और आईएमएफ जो बता रहा है, आधार बता रहा है फिनटेक कंपनियों के खतरनाक होने का, वो आधार वो ये बता रहा है कि ये कंपनियां बहुत स्लो ग्रो कर रही हैं और फिनटेक कंपनियों को तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। और अगर वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही हैं, तेज़ी से वो ऊपर नहीं जा रही हैं, तेज़ी से तरक्की नहीं कर रही हैं, तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो खतरा हो सकती हैं। आईएमएफ ये कहता है, ये एक संकेत देता है, और उसके बाद में यहाँ पे कत्लेआम मच जाता है। क्यों मच जाता है? ये क्या एक तंतु है जो जुड़ा हुआ है? वो कौन सी कोऑर्डिनेटिंग फैक्टर है? वो कोऑर्डिनेटिंग फोर्स कौन सा है? एक और चीज़ हुई थी, और वो चीज़ थी डिजिटल रुपी, यानी डिजिटल करेंसी। अब डिजिटल करेंसी कौन कौन सा देश ला रहा है, इसकी आपको खबर है? दुनिया के एक साथ कई देश डिजिटल करेंसी पे काम कर रहे हैं। भारत भी काम कर रहा है, अमेरिका भी काम कर रहा है, और भी बहुत सारे देश कर रहे हैं। आपका नॉर्वे भी कर रहा है। एक साथ सारे देशों को डिजिटल करेंसी चलाने का आइडिया कहाँ से आता है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय समिट हुआ? क्या जिसमें सारे देशों ने मिलकर तय किया? क्या यूएन की तरफ से कोई आई चीज़? क्या वर्ल्ड बैंक ने कोई सलाह दी? क्या हुआ? वो कौन सी चीज़ थी जिसके कारण सारी दुनिया के देश डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ते हैं? अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए जो इन सब चीज़ों को जोड़ती है। पहली चीज़ है मंदी। क्या हम ये मानकर चलें कि दुनिया की मंदी को कोई एक फोर्स ड्राइव कर रही है और दुनिया को मंदी की तरफ धकेल रही है? क्या हम ये मान के चलें कि यूक्रेन का युद्ध होने के बाद में अमेरिकन फेडरल रिजर्व का लगातार ब्याज बढ़ाना और उसके सुर में सुर मिला के पूरी दुनिया का ब्याज बढ़ाना क्या साजिश है या इत्तेफाक है? ऐसा कैसे इत्तेफाक हो सकता है जबकि पूरी दुनिया में कारोबार लड़खड़ा रहे हों और आप डॉलर का दाम बढ़ा दें? डॉलर का दाम बढ़ाने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगेगा। तो ये इत्तेफाक मंदी लाने वाला कहाँ से और कैसे आया? ताइवान में अगर तनाव होता है और चीन के साथ तनाव होता है तो पूरी दुनिया की वो फैक्ट्री है, वहाँ से पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर जाते हैं और दुनिया भर के पार्ट्स और रॉ मटेरियल चाइना से ही निकलता है। तो क्या ये माना जाए कि चाइना के आसपास तनाव पैदा करना, महारानी मर जाती है तो चीन को नहीं बुलाना, ताइवान को आप कहते हो वन चाइना पॉलिसी है, ताइवान का जो प्रतिनिधि है वो महारानी के यहाँ बुला लेना और वहाँ कंडोलेंस बुक में वो साइन कर रहा है ताकि चीन के साथ तनाव बढ़े। ये ब्रिटेन का कदम था। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या हम सब को मंदी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हैं? और अगर हमको लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से मंदी आ सकती है तो दुनिया के जो विद्वान देशों के मालिक हैं उनको क्यों नहीं लग रहा है? आज इस अजीब से आर्थिक दशा के कारण धीरे धीरे करके हमारे देश में कई लोग वापस गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। पहले आपने कोरोना का लॉकडाउन लगा के दुनिया भर को हिला दिया। एक लॉकडाउन का जो फैसला था उसके कारण आर्थिक नुकसान तो हुआ, साइंटिफिकली वो कैसा भी रहा हो ये समीक्षा का विषय है। तो पहले आपने कोरोना से झटका दिया, उससे उबर के आए, आपने वॉर कर दिया, वॉर से निकल के आए, ये कर दिया, और फिर पूरी दुनिया को एक नियंत्रित सिस्टम की तरफ आप ले जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जो है वो हम सारी की सारी दुनिया में डिजिटल करेंसी लाएंगे जो ट्रैकेबल है, यानी एक रुपया मेरे पास था, मेरे पास से किसके पास गया, उसके पास से किसके पास गया, ये सरकार ट्रैक कर सकती है, ये उसके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि कुछ ना कुछ है। क्या है ये निष्कर्ष के तौर पे मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि ये डॉट्स हैं जिनको मिला के कोई तस्वीर बन सकती है। अब वो तस्वीर क्या होने वाली है, किस तरफ जाने वाली है, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग करते हैं फिर दूसरे दिन धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये सब इत्तेफाक नहीं है कि वर्ल्ड बैंक को कहना पड़े
कि दशकों में ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंक्रोनस मैनर में सारे सेंट्रल बैंक ब्याज बढ़ा रहे हैं एक तालमेल के साथ। सब एक साथ, जैसे कि परेड होती है 26 जनवरी की, तो एक साथ सैनिक चलते हैं, उस तरह से ब्याज बढ़ा रहे हैं, ये कह रहा है वो। फिनटेक कंपनियों पे क्रैकडाउन होता है। फिनटेक कंपनियों पे क्रैकडाउन होने से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत तगड़ा असर पड़ा है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन जो है वो फिनटेक कंपनियों का था जो उस पर कर रहा था। इसके अलावा बहुत सारी जो लोन एप्लीकेशंस थी उनको भी लपेट दिया गया और कहा गया कि ये कंपनियां जबरन वसूली करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वसूली ज़बरदस्ती नहीं की जाती, बलपूर्वक नहीं की जा सकती। लेकिन ये वही देश है जिसमें जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां थी उनका ब्याज चुका ना पाने के कारण बड़ी संख्या में किसान दबाव में आत्महत्या कर रहे थे। ये इसी देश का रिकॉर्ड है, कहीं का नहीं है ये। यानी आप जो पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चला रहे थे उनका दबाव कभी अखरा नहीं और फिनटेक कंपनियों का अखर गया। ये सब चीज़ें बहाने होते हैं और इसके पीछे हो सकता है कि बहुत सारी वजह हो सकता है कि भारत और चीन के संबंध हों, या ये भी हो सकता है कि भारत और चीन के संबंधों के बीच में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो। लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष है बोल भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे निष्कर्ष पे जल्दी पहुंचना नहीं चाहता हूं। आप लोग भी तो हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाइए और दिमाग लगाने के बाद आपको लगता है कि हाँ इसमें ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है, कमेंट की व्यवस्था है उसमें डालिए। देखते हैं आप कहाँ तक क्लू को पकड़ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।